नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके लिए एक बहुत ही कमाल की आपबीती कहानी लेकर के सामने हाजिर हो चुका हूं। साथियों, आज से करीबी 10-12 साल की पहले की बात है। राजस्थान के जयपुर शहर में एक बहुत ही भयानक केस हुआ था। दरअसल 4 लड़कों ने एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी थी। उस लड़की की हत्या होने के बाद जयपुर शहर में आधी रात को कुछ ऐसे हादसे होने लगे थे जो बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावने होते थे। कई जवान लड़कों की आधी रात को बहुत ही बुरे तरीके से हत्या करते जाती थी और उनकी मौत भी इतनी भयानक तरीके से होती थी कि उनका सर उनके धड़ से अलग हो जाया करता था। पुलिस जब वहां पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन करती तो उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता था। जिस हथियार से उनका गला कटा हुआ मिलता, उस हथियार पर किसी थर्ड पर्सन के फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलते थे। यानी वह केस इतना ज्यादा उलझता जा रहा था कि पुलिस के लिए वह बड़ी मुसीबत बन गया था। अब इस केस से रिलेटेड ही उस समय जितनी भी घटना घटी थी, वही आज मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं। और उन हादसों को जो उस समय घटे थे, उनको हमारे साथ शेयर किया है सजना ने। सजना ने हमें बताया कि वह हैदराबाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है और जयपुर में भी अपने काम से रिलेटेड ही उसका आना जाना लगा रहता है। और जयपुर में वह इसलिए भी ज़्यादा आती रहती है क्योंकि वहाँ पर उसके मामा जी का घर है। तो आज जिस घटना का जिक्र सजना ने हमसे किया है, वह उसके साथ जयपुर के शहर में ही घटी थी। ये कहानी खैर आज से 10-12 साल पहले की है। तू कहानी को शुरू करे उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप भी अपनी कोई आपबीती मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि लोगों तक आपकी कहानी पहुंचे, तो जस्ट अपने फ़ोन में अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए और नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर मुझे वह ऑडियो भेज दीजिए। फिर मैं आपकी कहानी बाकी लोगों तक पहुंचा दूंगा। और साथियों, जो भी लोग अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं, उनसे यही कहूँगा कि भाई दिल से इस रिश्ते को मजबूत बना लो तो मेरे को भी हौसला मिलेगा। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वह अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें ताकि जब मैं आखिर में अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम लूं तो उसमें आपका नाम भी शामिल हो सके। तो चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। और आज की कहानी आप सजना के पर्सपेक्टिव से ही सुनने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूँ सजना। रात के लगभग 11 बजे रहे होंगे। जयपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से निकलकर मैं बाहर आ गई थी। मुझे रात के 2 बजे की जयपुर हैदराबाद फ्लाइट को पकड़ना था। रेलवे स्टेशन के बाहर निकलकर शीघ्रता करते हुए एक कैब बुक किया और उसमें बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। मुख्य शहर से बाहर निकलते ही कैब के ड्राइवर ने मेरे सामने प्रश्नों का बौछार करना शुरू कर दिया। मैम, आप कहाँ से आई है? कहाँ जाएगी? क्या करती हैं? मेरे को ड्राइवर की ये बातें अटपटी लग रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा, भैया आप अपनी गाड़ी चलाओ, हमारे बारे में तुम जानकर क्या करोगे? मैं मन ही मन में सोचने लगी कि गाड़ी में अकेली लड़की को पाया नहीं कि लग गए संबंध बनाने में। ड्राइवर की हरकतें मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने इसको नज़रअंदाज कर दिया था। थोड़ी देर चलने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को हाईवे से लगे हुए लिंक रोड पर मोड़ दिया। मैंने तुरंत ड्राइवर को टोका कि भैया इधर कहाँ जा रहे हो? ड्राइवर ने कहा, मैम यह एक शॉर्टकट का रास्ता है, आप जल्दी पहुंच जाएंगी। मैंने कहा, भैया आप मेन रोड से ही चलो, सुनसान रास्ते में क्यों लेकर जा रहे हो? ड्राइवर ने कहा, मैम आप परेशान न हो, निश्चिंत रहिए, अभी हम आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। ड्राइवर के इस हरकत से मैं अंदर अंदर ही घबरा गई और मेरे को भय सताने लगा। अकेली होने के कारण मैं कर भी क्या सकती थी। थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी की हेडलाइट में आगे बबूल का एक घना जंगल रोड से बिल्कुल लगा हुआ दिखाई पड़ रहा था। वहां पहुंचते ही ड्राइवर ने गाड़ी बंद कर दी थी। उसने मेरे को बहाना बनाते हुए बताया कि एकाएक गाड़ी बंद हो गई है मैम, शायद गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। वह जांच करने का बहाना बनाकर गाड़ी से नीचे उतर गया। ड्राइवर की इस हरकत के कारण मैं भयभीत होकर किसी अनहोनी घटना की आशंका से गाड़ी से निकलकर भागना चाही। पर मैं जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी, घने अंधेरे में ड्राइवर ने मेरे को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया था।
वह मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगा था और सड़क से लगे हुए जंगल की तरफ जबरदस्ती ले जाने लगा। इस अप्रत्याशित घटना से मैं भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उस वीरान इलाके में मेरी आवाज को सुनकर मदद करने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। वह मेरा मुंह दबाकर ड्राइवर पूरी ताकत से मेरे को जंगल की तरफ खींच ले गया था। इंसान के रूप में पिशाच वह ड्राइवर दरिंदगी पर उतर आया था। मैं अपने आप को बचाने के लिए उस दरिद्र से भिड़ गई थी, लेकिन उसने चाकू निकाल लिया। धारदार चाकू से उसने कई प्रहार कर मेरे दोनों हाथों को जख्मी कर दिया था। घायल होकर मैं जमीन पर गिर गई थी। उस नर पिशाच ने चाकू के बल पर मेरे कपड़े फाड़कर इज्जत लूटने के लिए जैसे ही प्रयास किया, एक कार रोड पर आकर रुकी। जूडो कराटे के ड्रेस में, कमर में लाल रंग का दुपट्टा बांधे हुए, तेज रोशनी फ्लैश करने वाली टॉर्च लिए हुए, काले लंबे खुले बालों वाली गोरे रंग की एक लड़की गाड़ी से उतरी। उसकी आहट पाते ही मैं तेज आवाज से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। वह कराटे की ड्रेस में वाली लड़की कड़क शब्दों के साथ तेज आवाज में बोली, चिंता मत करो, मैं आ गई हूं। किसी के आने की आहट पाते ही दरिंदा ड्राइवर भी घबरा गया था। चीते की तरह भागते हुए वह लड़की पलक झपकते ही मेरे पास पहुंच गई थी। मैं आश्चर्यचकित रह गई थी कि वह इतनी जल्दी कैसे वहां पहुंच गई। उस लड़की के वहां पहुंचते ही ड्राइवर व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोला, अच्छा तू इसको बचाने आई है, अब पहले तुझसे ही निपट लेते हैं, बाद में उससे निपट लूंगा। उसने चाकू का वार पूरी ताकत से उस लड़की के ऊपर कर दिया। शिकार कर रही शेरनी की भांति उस लड़की ने ड्राइवर को दबोचते हुए जमीन पर गिरा दिया था। एक ही झटके में ही उस लड़की ने ड्राइवर के दोनों हाथों को हवा में झुला दिया था। उसके हाथ से चाकू झटक कर दूर गिर गया था। वह जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा था। अपने को माफ कर देने की विनती करने लगा था। वह लड़की गरजते हुए ड्राइवर से बोली, हैवान, माफ करना मेरी डिक्शनरी में नहीं लिखा है। तेरे पाप का दंड है सजाए मौत, जो मैं तुझको अभी दूंगी। मैं इधर जमीन पर पड़ी हुई थी और अचानक से हुए इस पूरे घटनाक्रम को देखकर, साथ ही उस लड़की की अविश्वसनीय हरकतें, उसकी फुर्ती और ताकत को देखकर भयभीत हो गई थी। एक ही झटके में उसने ड्राइवर के दोनों हाथों को तोड़कर हवा में झुला दिया था। मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि यह कोई सामान्य लड़की नहीं है। मैं अपने मन को समझाने लगी कि वह व्यर्थ में घबरा रही है और भयभीत हो रही है। उसने तो फरिश्ता बनकर उसकी इज्जत को तार तार होने से बचाया है। मैं हिम्मत जुटाकर दोनों हाथ जोड़कर उस लड़की से बोली, दीदी, इसको जान से मत मारो, इसको पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस इसको इसके किए गए अपराध का दंड दिलाएगी। उस लड़की ने मेरे को तेज आवाज में डांटा, तू चुप रह। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तू इसको छोड़ने के लिए कह रही है। मैं अगर अभी यहां ना पहुंच जाती तो यह तेरी इज्जत को तार तार कर अपनी हवस का शिकार बनाता, फिर इसी चाकू से तेरी गर्दन को रेत कर सदा सदा के लिए इस दुनिया से विदा कर देता। अपने तन पर लगा हुआ दुपट्टा दिया और कहा, पहले तुम अपने तन को ढक लो। उस लड़की ने कहा, ऐसे दरिंदे को तुम माफ करने की बात कह रही हो? पुलिस इसको ले जाएगी, जेल भेज देगी। काले कपड़े पहनकर लोग अदालत में खड़े होकर तुझसे अमर्यादित प्रश्नों की बौछार करेंगे और यह वहीं खड़ा होकर शान से सारी बातें सुनेगा। कुछ दिन बाद यह आजाद भी हो जाएगा। अदालत सबूत मांगती है, आई विटनेस मांगती है। मैं स्वयं अदालत हूं, मैं ही जज हूं, मैं ही गवाह हूं, मैं ही आई विटनेस हूं। मैंने इसकी हरकत को अपनी आंखों से देख लिया है। अब मैं जज की हैसियत से इसको सजाए मौत देने जा रही हूं। मैं अपने दोनों हाथों से आंखें मूंदकर गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, लेकिन उस लड़की ने हुंकार भरते हुए ड्राइवर के छाती पर पैर रखा और चाकू से उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह इस तरह किसी हादसे का शिकार होगी और उसके सामने किसी का कत्ल होगा। मैं अपनी आंखें खोली, यह दृश्य देखकर डर के मारे धर धर कांपने लगी। मेरे को यह विश्वास हो गया था कि यह कोई आत्मा है, क्योंकि उसने चाकू से ड्राइवर की गर्दन काटी, लेकिन उसके सफेद कपड़े पर खून के एक भी छींटे दिखाई नहीं पड़ रहे थे। वह बोली, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, मेरा नाम सजना है दीदी।
उसने पूछा, जयपुर में कहाँ रहती हो? मैंने कहा, दीदी, मैं जयपुर में नहीं रहती हूँ, हैदराबाद की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ। रात के 2 बजे की फ्लाइट से हैदराबाद जा रही थी, लेकिन मेरे मामा जी क्रिकेट स्टेडियम के पास रहते हैं। वह बोली, क्या नाम है तुम्हारे मामा जी का? मैंने जवाब दिया कि मेरे मामा जी का नाम मामा है दीदी। उसने कहा कि चलो गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे मामा जी के घर छोड़ दूंगी। मैं ऐसी परिस्थिति में फंसी हुई थी कि अपने को असहाय महसूस कर रही थी। मेरे को यह विश्वास हो गया था कि यह कोई सामान्य लड़की नहीं है, बल्कि एक आत्मा है, लेकिन यह आत्मा उसकी मदद कर रही है। अभी तक उस आत्मा ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया है, इसलिए मैं उस लड़की के कहने पर उसके साथ जाकर मामा जी के घर में जाने के लिए गाड़ी में बैठ गई थी। मैं सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। एक हैवान से बचकर मैं अब एक आत्मा के वशीभूत हो गई थी। डरी सहमी सहमी सी मैं पीछे की सीट पर बैठी रही। गाड़ी रोड पर न चलते हुए जैसे हवा में उड़ रही थी। उजाले में गाड़ी के शीशे में ड्राइविंग सीट बिल्कुल खाली दिखाई पड़ रही थी। भय से कांपती हुई मैं यह सोचने लगी कि कहीं आत्मा गाड़ी का एक्सीडेंट कर उसकी हत्या न कर दे। मैंने थोड़ा हिम्मत जुटाया और लड़खड़ाते हुए स्वर में खामोशी को तोड़ते हुए उस लड़की से पूछा, दीदी, आप कहाँ रहती हो? आपका नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मैं जयपुर में कानोता कैंपस में रहती हूँ, मेरा नाम दीपाली है। मैंने उनसे फिर पूछा कि इतनी रात को आप कहाँ जा रही थी? तो उसने जवाब दिया कि मैं जूडो कराटे की चैंपियन हूँ, इसलिए मैंने ठान लिया है कि मैं ऐसी लड़कियों की रात में घूमकर मदद करूंगी जो इन वहशी दरिंदों के शिकार हो जाती हैं। उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है और फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। आज से ठीक 8 साल पहले इसी जंगल में एक लड़की की सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी और उसको गला दबाकर मार दिया गया था। पूरे जयपुर में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन हुए, हंगामा हुआ। लोग तख्तियां और बैनर पोस्टर लेकर उस दरिंदे को फांसी की सजा दिलाए जाने के लिए प्रदर्शन करने लगे थे। कैंडल मार्च निकाले गए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। वह दरिंदे आज भी जेल में है। इस व्यवस्था की कमियों का लाभ उठाकर वह दरिंदे बाहर घूमने लगेंगे। इसलिए मैंने ठान लिया है कि मैं ऐसे दरिंदों को स्वयं सजा दूंगी। उस बदनसीब बेटी के माता पिता के आंखों के आंसू सूख गए, लेकिन आज तक उनकी बेटी के हत्यारों को सजा नहीं मिली। अगर कानून ने उनको मौत की सजा नहीं देंगी, तब हमारी अदालत उनको मौत की सजा अवश्य ही देगी। थोड़ी देर बाद स्टेडियम आ गया था। मैंने अपने मामा जी के घर पर पहुंचते ही राहत की सांस ली थी। मेरे को यह विश्वास हो गया था कि यह आत्मा मेरी मदद करने के लिए ही आई थी। हालांकि मेरे को यह आशंका हो गई थी कि दीपाली उसी लड़की की आत्मा है जिसके बारे में वह बता रही थी, लेकिन मैं उस पीड़ित महिला का नाम पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। मामा जी के घर के दरवाजे पर गाड़ी रुकी। गाड़ी से उतरकर मैंने दीपाली दीदी को फरिश्ता बनकर मेरी इज्जत बचाने के लिए धन्यवाद देते हुए पूछा कि दीदी, आपने 8 वर्ष पहले दरिंदगी की शिकार हुई उस लड़की का नाम नहीं बताया था। उसका नाम था दीपाली। गुड बाय। इतना कहकर एकाएक गाड़ी मेरी आंखों से ओझल हो गई थी। मामा यानी मेरे मामा जी का पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। मैं लगातार कालबेल की घंटी बजाने लगी। सोते हुए लोग जग गए और सोचने लगे कि आधी रात के बाद कौन आ गया। किसी मेहमान के आने की कोई सूचना भी नहीं मिली है। बिना किसी सूचना के रात्रि के पिछले पहर में किसी का आना शुभ सूचक तो नहीं हो सकता है। मन में उठ रहे इन्हीं सोच विचार के साथ मामा जी दरवाजा खोलने आए। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, अपनी भांजी यानी मेरे लहूलुहान हाथ को देखकर वह घबरा गए। रोते हुए मैं उनकी गोद में गिर गई। मामा बोले, बेटी, यह कैसे हुआ? मैं अपने साथ 2 भयानक घटनाओं के घटित होने के कारण सदमे में थी। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने कहा, मामा जी, प्यास लगी है, पानी पी लेने के बाद बताऊंगी। मामा जी मेरे को सहारा देकर कमरे में ले गए। मेरी मामी उर्मिला और बच्चे सब जग गए थे। मेरी इस दशा को देखकर सब घबरा गए थे। तुरंत मेरे हाथ का प्राथमिक उपचार किया गया। मेरे को पानी पीने के लिए दिया गया। पानी पी लेने के बाद मैंने अपने साथ घटित सारी घटनाओं को
विस्तार से सभी लोगों को बता दिया था, लेकिन जिस परिस्थिति से मैं गुजरी थी उसकी याद आते ही मैं कांप उठी थी। कंठ से शब्द नहीं निकल रहे थे। एक इंसान कैसे हैवानियत पर उतर आता है, उस मंजर को मैंने अपने ऊपर गुजरते हुए देखा था। ईश्वर ने फरिश्ता के रूप में उस आत्मा को ना भेज दिया होता तो आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। मामा और उनके पूरे परिवार को मेरे द्वारा बताई गई घटना पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन लोगों को लग रहा था कि मैं कोई कहानी सुना रही हूं। आप बीती सुनाने के बाद मैं बिलख बिलख कर रोने लगी थी। मामा और मेरी मामी ने मेरे को ढांढस बंधाया कि बेटी जो होना था सो हो गया, अब आप चिंता मत करो, ईश्वर सब कुछ ठीक करेगा। एक दरिंदे के द्वारा मेरी इज्जत लूटे जाने के प्रयास में सफल न हो पाने से पूरे परिवार ने ईश्वर को धन्यवाद दिया, परंतु एक आत्मा के द्वारा ऐन मौके पर पनहुचकर मेरी रक्षा किए जाने एवं मेरे ऊपर हमला करने वाले दरिंदे की हत्या करने की अविश्वसनीय घटना का वृत्तांत सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। मामा ने कहा, सजना फिर से बोल, उस आत्मा ने अपना क्या नाम बताया था? मैंने कहा कि मामा जी, उसने अपना नाम दीपाली बताया था। मामा ने कहा, अरे हाँ, मुझे याद आ गया, करीब 8 साल पहले जिस बहादुर बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या हुई थी, उसका नाम भी दीपाली ही था। उसने दरिंदों का बहुत बहादुरी से सामना किया था, लेकिन 4 दरिंदों का बेचारी अकेले सामना नहीं कर पाई थी। उसके भाई प्रिंस की हत्या भी उन हत्यारों ने उसके सामने कर दी थी। उन दिनों इस घटना का बहुत विरोध हुआ था। आज भी उसके गुनाहगारों को सजा नहीं हो पाई है। यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन यह सुनकर और भी दुख हुआ कि उसकी आत्मा भटक रही है और दुष्कर्म करने वालों से इंतकाम ले रही है। मेरी मामी ने मामा जी से कहा, आप सजना को तुरंत नर्सिंग होम लेकर जाइए, इसके हाथों से खून निकलना बंद नहीं हुआ है। मामा और उनका बेटा मेरे को समीप स्थित नर्सिंग होम में ले गए। मामला इंजरी का था, इसलिए नर्सिंग होम वालों ने पुलिस को बुला लिया। मामा ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। किसी आत्मा के द्वारा हत्या किए जाने पर पुलिस को भरोसा नहीं हुआ, बल्कि पुलिस वालों की शंका मेरे पर ही होने लगी थी। शंका करना किसी घटना के अन्वेषण का एक हिस्सा होता है। शंका के आधार पर ही पुलिस अपने जांच को आगे बढ़ाती है। भूत प्रेत के अस्तित्व का ना तो समाज में ही कोई मान्यता है और ना इसकी कोई कानूनी एवं वैज्ञानिक पहलू है। जब कोई अपने साथ भूत प्रेत के द्वारा घटित होने वाली घटना का जिक्र करना है, तब लोग ऐसी घटनाओं को मनोवैज्ञानिक मानकर मन का वहम कहकर टाल देते हैं। परंतु इस घटना में एक व्यक्ति की हत्या हुई है, जिसके तह तक जाकर कातिल को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। प्रथम दृष्टया पुलिस वाले इस घटना में मेरे किसी न किसी रूप में संलिप्त होने से इनकार नहीं कर पाए। पुलिस को शंका होने लगी कि मेरे साथ कोई और व्यक्ति भी रहा होगा, जिसको बचाने के लिए मैं आत्मा का सहारा ले रही हूं। उन लोगों ने मौका मुआयना कर सबूत इकट्ठा करने के बाद दोबारा मेरे से पूछताछ करने का इरादा बनाया। पुलिस वालों ने मामा एवं मेरे को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर उपस्थित रहने का निर्देश देकर वहां से चले गए। नर्सिंग होम में इलाज के बाद मेरे को छुट्टी मिल गई। डॉक्टर ने मुझे तीसरे दिन पुनः ड्रेसिंग के लिए बुलाया। मैं अपने मामा जी के साथ उनके घर पर आ गई। मामा पुलिस कार्यवाही से काफी चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि अब क्या होगा। पुलिस के झमेले में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बेचारी सजना उस आत्मा का सबूत कैसे दे पाएगी? भगवान उसकी मदद करे। मामा के मन में कहीं न कहीं यह भी भय घर कर गया कि कहीं पुलिस इस केस में उनको भी न घसीट ले। नर्सिंग होम से निकलकर पुलिस फोर्स घटनास्थल पर जाने के लिए रवाना हो गई। बबूल के जंगल के सामने से गुजर रही रोड पर एक गाड़ी खड़ी हुई मिली। गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी। पुलिस ने अनुमान लगा लिया कि यह वही कैब होगी जिसको मैंने एयरपोर्ट जाने के लिए बुक करवाया होगा। पुलिस ने उसको कब्जे में ले लिया और समझ गई कि घटनास्थल नजदीक ही होगा। बबूल के घने वृक्षों के बीच ढूंढते हुए पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। चारों ओर घनघोर अंधेरा था। वातावरण में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक किसी इंसान के होने का आभास भी नहीं हो रहा था।
बीच बीच में झींगुर के बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। सर्च लाइट की रोशनी में ढूंढने पर पुलिस को उस ड्राइवर की सिर कटी हुई लाश दिखाई पड़ गई। उसके दोनों हाथ कई स्थानों से टूट हुए थे। लाश के पास ही एक रक्त रंजित चाकू भी पड़ा हुआ था। आसपास बारीकी से पुलिस के द्वारा सर्च किया गया। कुछ कपड़े के फटे टुकड़े पुलिस को मिले। उनको लगा कि यह कपड़े मेरे हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई ऐसे सबूत पुलिस को नहीं मिले जो किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी की पुष्टि कर सके। चाकू पर लगे खून के सैंपल और चाकू पर मौजूद फिंगरप्रिंट लेने के पश्चात चाकू को सील कर दिया। मौका मुआयना करने के बाद पुलिस वालों को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे द्वारा यह हत्या की गई होगी। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आने पर यदि मेरे अथवा किसी और व्यक्ति के फिंगरप्रिंट चाकू पर पाए जाएंगे तब आगे की जांच शुरू की जाएगी। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात पुलिस घटनास्थल से वापस लौट आई। इस केस को सुलझाने में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट एवं फिंगरप्रिंट की जांच की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया। समय अपने गति से आगे बढ़ने लगा। जांच रिपोर्ट आने में 1 महीने लग गए। रिपोर्ट देखकर पुलिस वाले आश्चर्यचकित हो गए। हत्या में प्रयुक्त चाकू पर केवल मृतक ड्राइवर के ही उंगलियों के निशान पाए जाने की पुष्टि हुई। चाकू पर मिले खून के निशान मृतक ड्राइवर और मेरे पाए गए। ड्राइवर ने मेरे को घायल किया था, इसलिए चाकू पर मेरे खून का निशान पाया जाना स्वाभाविक था। लेकिन हत्या में प्रयुक्त चाकू पर ड्राइवर के अलावा किसी और व्यक्ति का निशान न मिलना पुलिस के सामने एक जटिल समस्या पैदा होने के साथ ही इस केस को सुलझाने की बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई कि आखिर ड्राइवर की हत्या करने वाले के उंगलियों के निशान चाकू पर क्यों नहीं पाए गए। पुलिस सोच विचार करने लगी कि जैसा मैंने उनको बताया था कि आत्मा ने हत्या की है, आत्मा के उंगलियों के निशान नहीं हो सकते न। क्या आत्मा ने हत्या की है? लेकिन कानून इसको मान्यता नहीं देता है। इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए पुलिस ने मेरे को बुलाने का फैसला किया। धीरे धीरे मेरे हाथ के घाव ठीक हो गए थे, लेकिन मेरे हृदय पर लगी चोट के घाव कभी भर पाएंगे इसके बारे में तो समय ही जानता है। मैं अभी भी मामा जी के घर में ही रुकी हुई थी। मेरे साथ घटित घटना की जानकारी मिलने पर मेरे माता पिता भी मेरे पास आ गए थे। मेरे मामा जी एक प्राइवेट सेक्टर के बैंक में मैनेजर थे। वह अपने कार्यालय में दैनिक कार्यों का निष्पादन कर रहे थे। तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। उन्होंने कॉल रिसीव किया। यह कॉल पुलिस स्टेशन से आया था। पुलिस के अधिकारी ने उनको निर्देश दिया था कि आप सजना को लेकर कल 12 बजे दिन में थाने पर आ जाइए, केस के बारे में तहकीकात करनी है। मामा एक सरल स्वभाव के मृदुभाषी सीधे साधे इंसान हैं। कभी पुलिस कचहरी के चक्कर में पड़े नहीं थे, इसलिए पुलिस स्टेशन पर बुलाए जाने पर उनका असहज होना स्वाभाविक था। वह मेरे को लेकर काफी चिंतित हो गए थे कि बेचारी सजना किस विपत्ति में फंस गई है। ईश्वर उसकी मदद करे। पता नहीं कौन से ग्रह के प्रकोप के कारण उसको ऐसे विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। उनको यह भी चिंता सताने लगी थी कि कहीं पुलिस वाले उनको भी इस केस में फंसा न लें। मामा जी मेरे साथ दिन में 12 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। पुलिस वाले उनका इंतजार कर रहे थे। मामा के साथ मुझे आते ही थोड़ी देर में पुलिस के जांच अधिकारियों ने मेरे से जयपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अपने मामा जी के घर पर पहुंचने तक की घटित घटना की सिलसिलेवार जानकारी देने के लिए आग्रह किया। मैंने पूरे घटनाक्रम को बताना शुरू किया। पुलिस वाले मेरे द्वारा बताए गए सारे तथ्यों को बड़ी गंभीरता और बारीकी से सुन रहे थे। मैंने पिछली रात अपने साथ घटित हुई पूरी घटना की जानकारी पुलिस वालों को विस्तार से बताई। मेरी बात समाप्त हो जाने पर पुलिस वालों ने मेरे पर प्रश्नों का बौछार शुरू कर दिया था। पुलिस ने कहा, आपको कैसे यह पता चला कि वह एक आत्मा थी? मैंने जवाब दिया, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि वह एक आत्मा है, लेकिन उसकी 3-4 हरकतों ने मुझे विश्वास दिला दिया था कि वह कोई सामान्य महिला नहीं है, बल्कि एक महिला आत्मा है। पुलिस बोली, वह कौन सी हरकतें थी? मैंने कहा, जब वह घटना स्थल बबूल के जंगल के पास रोड पर पहुंची थी, उस समय वीराने में एक तेज रोशनी दिखाई पड़ी थी। कुछ ही सेकंड में वह बड़ी फुर्ती से मेरे समीप पहुंच गई।
एक सामान्य आदमी इतनी शीघ्रता से नहीं पहुंच सकता था। उसने अपने से तगड़े उस ड्राइवर के दोनों हाथों को पकड़कर हवा में ऐसे झुला दिया जैसे वह एक रस्सी को घुमा रही हो। उसने जब ड्राइवर का गला काटा, खून के छींटे उसके कपड़े पर गिरे थे, लेकिन उसके सफेद कपड़े पर खून के दाग नहीं लगे थे। जब मैं गाड़ी में उसके साथ मामा जी के घर आ रही थी, उजाले में मैंने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा नहीं था और गाड़ी हवा में जैसे तेज रफ्तार से उड़ रही है। 8 वर्ष पूर्व दरिंदगी की शिकार हुई लड़की का नाम दीपाली बताकर मामा जी के घर से वह एकाएक गाड़ी समेत गायब हो गई। इन बातों में अब कहीं शंका की गुंजाइश नहीं थी कि वह एक आत्मा थी। पुलिस ने कहा, क्या आप उसको देखने पर पहचान लोगी? मैंने कहा, जी हाँ सर। पुलिस ने थाने के दीवान से 8 वर्ष पूर्व बहुचर्चित दीपाली अम के साथ हुई दरिंदगी के बाद हुई उसकी हत्या से संबंधित फाइल को मंगवाया। थोड़ी देर के बाद दीवान फाइल लेकर आ गए। पुलिस अधिकारी ने फाइल में लगी दीपाली की फोटो निकालकर मेरे को दिखाते हुए पूछा कि क्या उस आत्मा का चेहरा इस फोटो से मिलता जुलता है। फोटो देखकर मैं चौंकते हुए बोली, हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? सर, ये वही लड़की दीपाली है। मेरे स्मृति पटल पर उस दिन की पूरी घटना सामने आ गई थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। पुलिस वालों ने मुझे पानी पिलाकर सांत्वना देते हुए समझाया, लेकिन पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बहुत शंकालु होता है। वह जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते। जब तक किसी घटना की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी अलग नहीं हो जाता है, वह जांच के दायरे में आ रहे प्रत्येक व्यक्ति की बात पर आसानी से विश्वास तब तक नहीं करते हैं जब तक वह सबूत सहित प्रमाणित न हो जाए। उन्होंने यह सोचा था कि मेरे को दिखाए गए फोटो को उस आत्मा का बताकर कहीं किसी तथ्य को छुपाने का प्रयास तो नहीं कर रही हूं। पुलिस के अधिकारियों ने मामा से पूछा, क्या आपके गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगा है? मामा ने कहा, जी हाँ, मेरे गेट पर लगा है। पुलिस ने कहा, हम उस कैमरे का फुटेज देखना चाहते हैं। मामा ने जवाब दिया, चलिए सर, देख लीजिए। मैंने पुलिस अधिकारी से आग्रह कर दीपाली के माता पिता का पता फाइल से नोट कर लिया। पुलिस के जांच अधिकारी मामा और मेरे साथ हमारे घर पर पहुंच गए। बाहर गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना के दिन का फुटेज को बड़ी बारीकी से देखने लगे। मध्य रात्रि के बाद 1:29 का फुटेज देखकर सब चौंक गए थे। पुलिस अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कई बार उसको देखकर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। मन ही मन में सोचने लगे थे कि क्या मैं सही कह रही हूं। उस फुटेज में मैं जैसे किसी गाड़ी से नीचे उतरकर आगे बढ़कर ड्राइविंग सीट पर बैठे किसी व्यक्ति से बात कर रही थी। मैंने अपने घायल हाथों को जोड़कर प्रणाम भी किया। फिर वहां से मैं गेट तक आती दिखाई दे रही थी। मेरे घायल हाथों से खून निकल रहा था, परंतु सीसीटीवी फुटेज में न तो गाड़ी दिखाई दी और न गाड़ी चलाने वाले का चेहरा। यह तभी संभव है जब किसी इंसान और वस्तु की भौतिक मौजूदगी न हो। भूत प्रेत आत्मा से जुड़ी अनेक किस्से कहानियां उन लोगों ने भी सुनी हैं, लेकिन आज सीसीटीवी फुटेज देखकर उन लोगों को भी आश्चर्य हुआ था। लेकिन कानून इसको मान्यता नहीं देती है। पुलिस अधिकारी मामा के घर से यह कहकर चले गए कि ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में यदि आपकी आवश्यकता होगी तब हम आपको बुलाएंगे। मामा, मैंने और उनके परिवार ने राहत की सांस ली। पुलिस ने कैब के ड्राइवर की हत्या अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किए जाने की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर आगे किसी तथ्य के प्रकाश में आने पर जांच की कार्यवाही करने की नियत उस फाइल को स्थगित कर दिया। मैं पुलिस की फाइल से दीपाली के माता पिता के घर का पता नोट कर लाई थी। मेरा उद्देश्य था कि मैं दीपाली के माता पिता से मिलकर उनके दुख दर्द को बांटने और उनको सांत्वना दे सकूं। मैंने अपने मामा जी से दीपाली के माता पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की। मामा ने मुझे आश्वासन दिया कि बेटा, रविवार को अवकाश के दिन हम लोग चलेंगे। रविवार को मैं अपने मामा जी और माता पिता के साथ कानोता कैंपस में दीपाली के माता पिता के निवास स्थान पर पहुंच गए थी। एक चलायमान पाषाण की मूर्ति की भांति दीपाली के माता पिता को देखकर मैं बहुत दुखी हुई। जब से उनके बच्चों के साथ अप्रिय घटना घटी है,
तसल्ली देने वाले लोगों का उनके घर आना जाना लगा रहता था। एक अपरिचित परिवार को अपने घर पर आया देखकर दीपाली के माता पिता ने समझा कि झूठी तसल्ली देने वाले लोग आ गए। मैंने उन लोगों को अपना और अपने मामा जी का परिचय देकर उस रात को अपने साथ घटित होने वाली घटना की पूरी जानकारी दी। मेरी बात को सुनकर दीपाली के माता पिता आश्चर्यचकित रह गए थे। उनके आंखों में सूख चुके आंसू एक बार फिर से गालों को भिगोने लगे थे। मैं दीपाली के मां के आंसू पोंछते हुए बोली कि आंटी, दीपाली दीदी फरिश्ता बनकर यदि आकर मुझे नहीं बचाती तो आज मेरी भी आत्मा यहीं कहीं भटक रही होती। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, मैं दीपाली दीदी की छोटी बहन की तरह हमेशा आप लोगों के संपर्क में रहूंगी। अब आप लोग अपने को अकेला मत समझिए। मेरे साथ घटित घटना की जानकारी होने पर एवं मेरे द्वारा आत्मीयता भरे शब्दों को सुनकर दीपाली के माता पिता को अपार संतोष हुआ। दीपाली की मां ने रुंधे हुए गले से मेरे को बताया कि बेटी, दीपाली जमाने के लिए मर चुकी है, लेकिन मेरी बेटी अभी भी जिंदा है। चलो उसका कमरा दिखाते हैं। वह रोज यहाँ आती है, अपने बिस्तर पर सोती है, वह मुझसे बातें करती है। वह मुझसे कहती हैं कि माँ, मैं उन कातिल दरिंदों को छोड़ूंगी नहीं। 8 वर्ष बीत गए लेकिन उन कातिल दरिंदों को सजा नहीं हुई है। कहते हैं कि देर से मिलने वाला न्याय न मिलने के बराबर है। हमारी जिंदगी ही हम लोगों के लिए अभिशाप के समान है। हम लोग तो बस अपने बच्चों के कातिलों को फांसी पर लटकाए जाने के इंतजार में जीवित है। बच्चों के बिना हमारा घर शमशान घाट के समान लगता है। इसी घर में बच्चों की किलकारियां गूंजी हैं। इसी घर बच्चों के ठहाके गूंजते थे। प्रिंस और दीपाली के सौहार्दपूर्ण झगड़े होते थे। दीपाली जब नाराज हो जाती थी, प्रिंस उससे माफी मांगता था। माफी मांग लेने पर दोनों भाई बहन गले लगकर गिले शिकवे दूर कर लेते थे। भाई बहन के प्रेम पर पता नहीं किसकी नजर लग गई। उस काली मनहूस रात को एयरपोर्ट से दीपाली आने वाली थी। दीपाली यह कहकर भाई को एयरपोर्ट पर उसको लेने के लिए आने से मना कर रही थी कि भैया, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपकी बहन जूडो कराटे की चैंपियन है। प्रिंस नहीं माना। क्यों नहीं माना? उसकी जान तो बच जाती। इतना कहकर दीपाली की मां जोर जोर से विलाप करने लगी। मैंने उनको एक बेटी की तरह प्यार देते हुए समझाकर शांत कराया। दीपाली के कमरे का दृश्य देखकर मैं चौंक गई थी। बिस्तर ऐसे लग रहा था कि जैसे उस बिस्तर पर रोज कोई सोता हो। हैंगर पर टंगे सफेद रंग के जूडो कराटे के ड्रेस को देखकर मैं दंग रह गई। यह वही ड्रेस था जिसको वह आत्मा पहने हुई थी। मेरे को अब पूर्ण विश्वास हो गया कि वह आत्मा दीपाली की ही है। 2-3 घंटे वहां गुजर गए थे। मैंने वहां से वापस होने के लिए दीपाली के माता पिता से अनुमति मांगी। मेरे प्रेम से, ओतप्रोत व्यवहार से दीपाली के माता पिता बहुत प्रभावित हुए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनकी बेटी मिल गई हो। दीपाली की मां ने मेरे से कहा कि बेटी कुछ दिन हमारे साथ रह सकती हो। मैंने कहा, मां जी, मैं हैदराबाद में सर्विस करती हूं। मैं अपने कार्यालय में जाकर जयपुर ऑफिस में ट्रांसफर कराने की कोशिश करती हूं। जब मैं ट्रांसफर कराकर यहां आ जाऊंगी तब आप ही लोगों के साथ आपकी बेटी बनकर रहूंगी। मैं अपने मामा जी के साथ दीपाली के माता पिता के घर से वापस लौट आई। 1 माह बाद मेरा ट्रांसफर जयपुर हो गया था। वादे के मुताबिक मैं दीपाली के निवास स्थान पर पहुंच गई थी। मैंने दीपाली के माता पिता को एक बेटी की तरह बहुत समझाया और दीपाली के माता पिता के साथ रहकर उस घायल हृदय दंपति का सहारा बनकर उनके साथ एक बेटी की तरह रहने लगी थी। मेरे आ जाने से दीपाली के माता पिता को बहुत सहारा मिल गया था। उन दुखी लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी बेटी वापस आ गई हो। मैं भी उनका एक बेटी की तरह से ख्याल रखने लगी थी। मैं उनके बीच में दीपाली की तरह ही एक बेटी के समान बहुत घुल मिल गई थी। वहां रहने पर मेरे को दीपाली के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हुई। दीपाली के द्वारा जीती हुई शील्ड, ट्रॉफियां एवं उसके एल्बम और किताबों को मैंने गहनता से देखा। उसको देखने के बाद मेरे को यह एहसास हो गया था कि दीपाली एक प्रतिभावान लड़की थी। उस बेचारी के साथ दरिंदों ने बहुत बुरा किया था। उसकी भटकती हुई आत्मा जो कर रही थी, वह मौत के बाद
उसके द्वारा बलात्कारी दरिंदों से इंतकाम लेना था। कानून की दृष्टि में यह गलत जरूर है, लेकिन दरिंदगी से पीड़ित महिला ही इसको बेहतर बता सकती है कि वह सही कर रही है या गलत। दीपाली की माताजी गामिनी ने मेरे को रहने के लिए दीपाली का ही कमरा देने का मन बना लिया था। गामिनी ने कहा, बेटी सजना, दीपाली की तरह ही आप मेरी बेटी के समान हैं। दीपाली के कमरे में आप रहेंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी बेटी दीपाली सजना के रूप में वापस लौट आई है। मेरे को बड़ा ही असहज लगा था। मैं बहुत डर गई थी। मैंने गामिनी जी से कहा कि आंटी, मेरे लिए कोई दूसरा कमरा नहीं है जहां मैं रह सकूं। गामिनी समझ गई कि मैं दीपाली की भटकती हुई आत्मा से डर रही हूं। उसने मेरे से कहा कि बेटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप मेरी बच्ची को बहुत नजदीक से देख चुकी हो। उसने आपकी मदद ही की है। आप उससे क्यों डरती हो? मेरी बच्ची दीपाली किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। उसके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए वह राक्षसों का संहार कर रही है। आप क्यों डरती हैं? आप उसी कमरे में रहिए। डरने की कोई बात नहीं, मैं तो हूं यहां। मैंने गामिनी जी से कहा कि आंटी, दीपाली दीदी की आत्मा भटक रही है। आप पूजा पाठ कराकर क्यों नहीं उसकी आत्मा को मुक्ति दिला देती है? गामिनी बोली, बेटी, मैं जानती हूं कि उसकी आत्मा भटक रही है। वह यहां आती है, मुझसे बातें भी करती है। मैंने उससे कहा था कि बेटा, हम एक अनुष्ठान कराकर आपको मुक्ति दिला दूंगी, लेकिन दीपाली ने ऐसा करने से मुझे मना कर दिया था। वह मुझसे कहने लगी थी कि मम्मी, जब तक मैं अपने भैया और अपने कातिल को फांसी पर लटकते नहीं देख लूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। यदि वह राक्षस किसी तरह कानून से बच निकले, फिर मेरा कानून काम करेगा। मैं उनको जीवित नहीं छोड़ूंगी। इसलिए प्लीज मम्मी, अभी आप कुछ मत कराइए। मैंने प्रतिज्ञा किया है कि जब तक मेरी आत्मा भटकती रहेगी, मैं बलात्कारी दरिंदों को इस संसार से मुक्ति दिलाती रहूंगी। मैं नियमित रूप से अपने ऑफिस जाने लगी थी। मैं सुबह 9 बजे निकल जाती थी और रात में 8 बजे आती थी। इस बीच में मैं दीपाली के माता पिता का पूरा ध्यान रखने लगी थी। मैं ऑफिस से फोन कर उनका हालचाल ले लेती थी। वह दोनों मेरे व्यवहार से बहुत प्रसन्न रहने लगे थे। गुमसुम शांत रहने वाले उन लोगों के चेहरे की उदासी कम हो गई थी। कभी कभी आपस में बात करते समय उनके चेहरे पर हंसी दिखाई देने लगी थी। मेरे को रहते हुए 1 माह से अधिक बीत गए थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक दिन मैं ऑफिस में खाली समय में अपने स्मार्टफोन पर दैनिक समाचार पत्र पढ़ने लगी थी। पेपर के एक न्यूज की हेडिंग देखकर मैं चौंक गई। मैं बड़ी उत्सुकता के साथ उस खबर को पढ़ने लगी। उस खबर को पढ़ने के बाद मैं सहम गई। मेरी आंखों के सामने मेरे साथ घटित हुई उस रात की घटना छा गई थी। समाचार पत्र में लिखा था कि कल रात 1:30 बजे के करीब जयपुर से एक लड़की को 3 लोगों के द्वारा अगवा कर जबरदस्ती अपनी कार में बैठा लिया गया था। उस लड़की का नाम नीलम था। अपहरणकर्ता उसको जयपुर मुंबई नेशनल हाईवे पर एक सुनसान जगह पर ले गए थे। वह लोग उसके साथ जबरदस्ती अश्लील हरकतें करने लगे थे। उन लोगों के द्वारा उससे जबरदस्ती बलात्कार करने का प्रयास किया जाने लगा था। उस सुनसान जगह पर दूर दूर तक कोई आबादी अथवा कोई गांव नहीं था। नीलम अपने को बचाने के लिए पूरा प्रयास करने लगी थी, लेकिन 3 लोगों के आगे वह बेचारी अपने को बचा पाने में सफल नहीं हो रही थी। वह तेज आवाज में चिल्लाने लगी थी, बचाओ बचाओ, लेकिन उस सुनसान इलाके में कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। उसकी इज्जत तार तार होती। इसी बीच में चमत्कार हो गया था। नीलम के कान में एक आवाज आई थी कि घबराओ नहीं, मैं आ गई हूं। चंद सेकंड में ही एक लड़की जूडो कराटे के ड्रेस में तेज रोशनी की एक टार्च लिए हुए वहां पहुंच गई थी। उसने उन लड़कों को ललकारा, खबरदार, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, लड़की को तुरंत छोड़ दो। 2 लड़के उसके ऊपर प्रहार करने के लिए जैसे ही लपके, उस लड़की ने उनके गर्दन को लहू की तरह घुमाकर जमीन पर पटक दिया था। उन दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। तीसरा लड़का जो गाड़ी चला रहा था, वह मौका देखकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला था। उस लड़की ने नीलम को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया और अचानक गायब हो गई थी। वह कहां से आई थी और कहां गई, इसका पता नहीं लग पाया।
पुलिस की तलाश जारी है। इस न्यूज को पढ़कर मैं परेशान हो गई। मैं समझ गई थी कि वह लड़की कोई और नहीं, दीपाली ही है। मेरे को बचाने के लिए भी दीपाली जूडो कराटे के ड्रेस में तेज रोशनी की टॉर्च लेकर आई थी। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। रात में जब मैं घर पहुंची तो मैंने समाचार पत्र में छपी उस घटना के बारे में गामिनी आंटी को बताया। गामिनी ने कहा, बेटी, वह दीपाली ही है। उसने प्रतिज्ञा किया है कि वह लड़कियों के साथ बलात्कार करने वालों को खुद दंड देगी। वह अपने साथ हुए अन्याय का इंतकाम ले रही है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह जल्दी मेरी बेटी के गुनाहगारों को सजा दिलाए और मेरी बेटी को मुक्ति मिल सके। उस खबर को पढ़ने के बाद मेरा मन बहुत अशांत हो गया था। भोजन करने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई और दीपाली के बारे में सोचने लगी थी। इसी बीच मेरे को नींद आ गई और न जाने कब मैं गहरी नींद के आवेश में चली गई थी। रात्रि के लगभग 2 बजे रहे होंगे। मैं अपने कमरे में गहरी नींद में सोई हुई थी। मैं सोने से पहले कमरे की लाइट बंद कर देती थी। अकस्मात कमरे की लाइट जल गई थी। कमरे में रोशनी होते ही मेरी नींद खुल गई थी। कमरे में किसी के द्वारा लाइट जलाए जाने से मैं चौंकते हुए उठकर बैठ गई थी। मेरी नजरें कमरे में रखी हुई कुर्सी पर पड़ते ही मैं भयभीत होकर कांपने लगी। कुर्सी पर दीपाली बैठी हुई थी। दीपाली मेरे से बोली, सजना, मेरी बहन, तू अपनी दीदी से डरती है। मैं कई बार मम्मी से मिलने आई हूं, लेकिन जानबूझकर आपसे नहीं मिली थी। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन बहन, आपने जो मेरे ऊपर एहसान किया है, मैं कभी इसको उतार पाऊंगी कि नहीं, ये मुझे मालूम नहीं। आपने मम्मी पापा के मन में मेरी कमी को बहुत हद तक दूर कर दिया है। वर्षों बाद मैंने उनके चेहरे से मायूसी गायब होते हुए देखा है। यही आपसे कहना था, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अब मैं चलती हूं, दोबारा आपके कमरे में नहीं आऊंगी। मैंने कहा, रुक जाइए दीदी, मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन अब ठीक हूं। मैंने मम्मी पापा को वचन दिया है कि मैं आपकी कमी उनको खलने नहीं दूंगी। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। लेकिन दीदी, आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। दीपाली बोली, हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मैंने कहा, दीदी, कल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक अनजान लड़की ने अगवा की गई एक लड़की नीलम की इज्जत लूटने से बचाई। उसने दरिंदों की हत्या भी कर दी। क्या वह लड़की आप ही थी? दीपाली ने कहा, क्या एक असहाय लड़की की इज्जत को बचाना गलत है? गुड बाय सजना, मैं चलती हूं। पलक झपकते ही दीपाली वहां से गायब हो गई। जिस तरह दीपाली ने मेरी इज्जत को लूटने से बचाया था, ऐसे ही अगले कुछ समय तक शहर में रात में दीपाली ऐसे ही दरिंदों को सजा देने में लगी हुई थी। उनमें से एक और केस था शोभना का। रात्रि के लगभग 1 बज रहे थे। दिल्ली जयपुर फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। अपने लगेज की चेकिंग कराकर शोभना जल्दी जल्दी बाहर निकलकर अपने घर के लिए प्रस्थान करने की तैयारी में थी। एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही उसने देखा कि एक सिटी बस जयपुर की तरफ जा रही है। शोभना ने दूर से ही हाथ का इशारा करते हुए बस रुकवाने के लिए आवाज लगाई, भैया बस रोकिए, हम भी चलेंगे, हम भी चल रहे हैं। शोभना के आवाज देने पर बस के कंडक्टर ने ड्राइवर से बस को रोकने के लिए कहा। बस रुक गई थी। शोभना दौड़कर उसमें बैठ गई थी। जल्दबाजी में उसको यह एहसास नहीं हो पाया था कि इस बस में मात्र 4 सवारियां हैं और वह भी पुरुष सवारियां हैं। वह बस में बैठ तो गई, लेकिन बैठते ही जब नजर सवारियों पर गई तो उसके मन में एक अनजाना भय होने लगा था। वह सिटी बस एयरपोर्ट से निकलकर 1 किलोमीटर आगे ही गई होगी कि शोभना के आगे की सीट बैठे 2 युवक शोभना के अगल बगल आकर बैठ गए थे। शोभना ने उनसे कहा कि भैया, पूरी बस खाली है, आप दोनों कहीं और बैठ जाइए। वह दोनों युवक उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोले, हम तो आपके लिए ही इस सीट पर आए हैं, आप हमको दूसरे सीट पर जाने के लिए कह रही हैं। शोभना ने कहा, यह कैसी बदतमीजी है, दूर हटिए। वो बोले, मैडम, अभी तो हमने बदतमीजी की ही नहीं है, बदतमीजी अब आगे करेंगे। शोभना उनके चंगुल से छूटने के लिए उनसे भिड़ गई थी, लेकिन उन दोनों के आगे वह कुछ कर न सकी। एक लड़की के साथ बस में हो रहे इस अन्याय को देखकर आगे बैठे 2 अन्य नवयुवकों ने उन लोगों को ललकारते हुए शोभना को छोड़ देने के लिए कहा।
वह दोनों बोले कि आप लोगों को शर्म नहीं आती है? क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है? लेकिन वो दरिंदे बोले, तुम लोगों के जिगर में इतना क्यों दर्द हो रहा है? क्या तुम्हारी बहन लगती है जो इतना बड़बड़ा रहे हो? चुपचाप बैठे रहो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उन दरिंदों ने नवयुवकों को शांत रहने के लिए धमकी दी। जयपुर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर सम्राट और पवन अपने घर से वापस लौट रहे थे और इसी बस में सवार हो गए थे। इस अप्रत्याशित घटना से वह लोग अपने को रोक नहीं पाए और उन दरिंदों को समझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन अपराधी मानसिकता पर सीधी बातों का कोई असर नहीं होता है। वह दोनों नवयुवक सोचने लगे थे कि उन दरिंदों की धमकी को सुनकर चुपचाप बैठ जाना बुजदिली और कायरता का परिचायक होगा, इसलिए वह दोनों उन दोनों दरिंदों से भिड़ गए थे। वह दोनों अपराधी मानसिकता के व्यक्ति थे। उनके पास पिस्टल और चाकू भी था। उन्होंने अपने पिस्टल और चाकू दोनों निकाल लिए थे। पिस्टल को देखते ही सम्राट और पवन उनको छोड़कर हाथ खड़े करके अलग खड़े हो गए थे। उन दरिंदों ने चाकू से सम्राट और पवन पर कई वार किए। वह घायल होकर मरणासन्न स्थिति में होकर बस में गिर पड़े थे। उन दरिंदों ने सम्राट और पवन को चलती बस से बाहर फेंक दिया था। बस का कंडक्टर सीट के नीचे दुबक गया था। ड्राइवर अपनी गाड़ी तेज स्पीड से इस आशय से आगे बढ़ा रहा था कि वह किसी नजदीक के पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाए। शोभना बेचारी परिस्थिति की मारी को समझ में आ गया था कि आज उसकी इज्जत भगवान ही बचा सकते हैं। सम्राट और पवन को बाहर फेंक देने के बाद वह दरिंदे अब निश्चिंत हो गए थे। उन्होंने शोभना का हाथ पकड़कर उसके कपड़े फाड़ने शुरू किए और बोले, चुपचाप सीट पर लेट जाओ, वरना तुझको भी फाड़ देंगे। उसका एक साथी ड्राइवर के पास पहुंचकर उसके गर्दन पर चाकू रखते हुए बोला कि गाड़ी किनारे लगा दो, वरना अभी गर्दन काट दूंगा। बस का ड्राइवर भयभीत हो गया था, इसलिए उसने बस को रोड के किनारे खड़ा कर दिया था। शोभना बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन उन दरिंदों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। शोभना की इज्जत लुटने वाली थी, इसलिए उसने तेज आवाज में बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया था। सहसा उसके कान में आवाज आई, घबराओ नहीं, मैं आ गई हूं। एक कार बस के पास आ गई थी। कार से जूडो कराटे के ड्रेस में तेज रोशनी का टॉर्च लेकर एक लड़की उतरकर पलक झपकते ही बस के अंदर पहुंच गई थी। उसने उन दरिंदों को ललकारा कि दरिंदों, छोड़ उस लड़की को, तेरी मौत तेरे सामने आ गई है। अचानक एक लड़की के आ जाने के कारण उन लोगों ने शोभना को छोड़कर उस लड़की से मुखातिब होकर व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोले, तू इसको बचाने आई है, अच्छा हुआ तू भी आ गई। हम दो हैं, लड़की एक है, तेरे आ जाने से दो हो गई। इतना कहने के बाद वह दोनों उस लड़की की तरफ लपक पड़े। अपनी ओर उन दरिंदों को आता देख उस लड़की ने दोनों हाथों से दोनों का गर्दन पकड़कर पूरी ताकत से उठाकर उसी बस में पटक दिया। एक दुबली पतली लड़की के द्वारा इतनी ताकत से उठाकर उन दोनों को बस में गिरा देने पर उनकी हड्डियां हिल गई थी। किसी तरह एक लड़का उठकर पिस्टल निकालकर उसके ऊपर फायर कर दिया। गोली उस लड़की के सीने के आर पार निकल गई थी। वह लड़की वैसे की वैसे ही खड़ी रही, उसका एक कतरा खून भी नहीं गिरा था। उन दरिंदों को समझते देर नहीं लगी कि यह कोई सामान्य लड़की नहीं है, बल्कि किसी लड़की की आत्मा है। वह भय के मारे कांपने लगे, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, मुझको छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई है। वह लड़की कड़क आवाज में बोली, मेरी अदालत में लड़कियों के साथ बलात्कार करने की सजाए मौत है जो अभी हम तुम दोनों को देते हैं। उसने उन दोनों दरिंदों का गर्दन पकड़कर एक पुतले की भांति हवा में खूब घुमाया और उनको बाहर फेंक दिया। वह दरिंदे मौत के मुंह में चले गए थे। शोभना डर के मारे थर थर कांपती हुई सीट के नीचे दुबक गई थी। उस लड़की ने शोभना से कहा, बाहर निकलो, तुम्हारी इज्जत को तार तार करने जा रहे लोगों को मैंने इस दुनिया से विदा कर दिया है। शोभना कांपती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वह लड़की बोली, क्या नाम है? दीदी। शोभना, नीचे उतरो। शोभना उस लड़की के साथ बस से नीचे उतर गई थी, लेकिन उसका भय से कांपना बंद नहीं हुआ। उसने शोभना से कहा, डरो नहीं, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। शोभना ने कहा, दीदी बहुत बहुत धन्यवाद,
आप अगर फरिश्ता बनकर मुझे बचाने ना आती तो आज मेरी इज्जत चली गई होती। उस लड़की ने शोभना को अपनी कार में पीछे बैठने के लिए कहा। शोभना चुपचाप जाकर कार के पीछे बैठ गई थी। शोभना ने उस लड़की से कहा कि दीदी, इसी बस में 2 लड़के मुझे उन दरिंदों से बचा रहे थे, लेकिन उन लड़कों को इन दरिंदों ने घायल कर बस से बाहर फेंक दिया है, इसलिए मैं पुलिस को फोन कर इसके बारे में बताना चाहती हूँ। आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं पुलिस को फोन कर दूं, तब आप चलिए। शोभना ने पुलिस को फोन कर घटना के बारे में बता दिया था। इसके बाद उस लड़की ने शोभना से कहा कि अब हम चलते हैं, मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूं। इतना कहने के बाद उसने कार स्टार्ट कर स्पीड बढ़ा दी थी। थोड़ा सा हिम्मत जुटाकर शोभना ने उस लड़की से पूछा, दीदी आपका नाम क्या है? उसने बताया, दीपाली। कहाँ जाना है तुमको? शोभना ने अपना पता दीपाली को बता दिया। उस लड़की का नाम दीपाली जानकर शोभना चौंक गई थी। उसको 8 वर्ष पूर्व एक लड़की दीपाली के साथ घटी बहुचर्चित रेप और मर्डर की घटना याद आ गई थी। वह सोचने लगी थी कि क्या यह उसी लड़की दीपाली की आत्मा तो नहीं है। वह डरी हुई थी कि यह आत्मा अब उसको अपने घर तक पहुंचा देगी या उसके साथ कोई और दुर्घटना होने वाली है। कार तेज स्पीड से ऐसे भागने लगी थी कि जैसे वह हवा में उड़ रही हो। थोड़ी ही देर बाद शोभना का घर आ गया था। अब उसको एहसास हुआ कि दीपाली उसकी मदद करने के लिए ही आई थी, उसका नुकसान करने का कोई इरादा नहीं था। वह गाड़ी से उतरी, हाथ जोड़कर नमस्ते किया और उसको बचाने के लिए धन्यवाद दिया। एकाएक दीपाली उसके नजरों से गायब हो गई। शोभना आश्चर्यचकित निगाहों से इधर उधर देखने लगी, लेकिन दीपाली कहीं दिखाई नहीं दी। ऐसे ही एक और दूसरा केस भी था जिसमें दीपाली ने एक और लड़की की इज्जत को बचाया था। उस लड़की का नाम था मानवी। मानवी जयपुर में स्थित आईटी डाटा उपलब्ध कराने वाली एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। प्रायः वह रात में 8 बजे तक अपने घर आ जाती थी, लेकिन आज कार्य अधिकता के कारण उसको आने में देरी हो गई थी। कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात थी। रात के 10 बज गए थे। अपनी स्कूटी से वह जयपुर हाईकोर्ट के बगल स्थित अपने निवास स्थान के लिए जा रही थी। उसको घर पहुंचने की जल्दी थी। रोड खाली होने के कारण उसने अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी थी। थोड़ी दूर चलने पर एक लाल रंग की लग्जरी कार उसके बगल से निकली। सुनसान रोड पर एक अकेली लड़की को स्कूटर से जाते हुए देखकर कार में सवार लड़कों के मन में शरारत सूझ गई थी। इसलिए उन लोगों ने कार को थोड़ी दूर आगे जाकर रोक लिया था और स्कूटी पर सवार लड़की के आने का इंतजार करने लगे थे। जैसे ही मानवी की स्कूटी उस कार के पास पहुंची, कार में सवार 3 लड़के स्कूटी के सामने आकर खड़े होकर उसको रोक लिया था। उन लोगों ने बिना कुछ बोले रुमाल से मानवी का मुंह ढककर उसको जबरदस्ती अपनी कार में बैठाकर उसका अपहरण कर लिया था। वह तीनों लड़के शराब के नशे में धुत थे। रिंग रोड पर लगभग 10 किलोमीटर आगे वह कार रोड से 500 मीटर अंदर जाकर एक फार्म हाउस पर रुकी। वह लोग मानवी को जबरदस्ती उठाकर फार्म हाउस के कमरे में ले गए। मानवी ने अपने को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उन 3 दरिंदों के सामने वह विवश होकर हार गई थी। भयंकर नशे में होने के कारण वह दरिंदे इंसान से अब हैवान बन चुके थे। उन तीनों हैवानों ने मानवी के साथ जोर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी थी, अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी थी। जिस प्रकार 3 खूंखार शेरों के बीच में एक मेमना फंसकर चिल्लाती रहती है, लेकिन दरिंदे शिकारियों को दया नहीं आती है, उसी प्रकार वह 3 दरिंदे हैवानियत की हद तक उतर आए थे। उन लोगों ने मानवी के कपड़े फाड़ डाले। मानवी जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, बचाओ बचाओ बचाओ। उस सुनसान इलाके में उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। उसने उन दरिंदों से बताया कि मेरे पिता हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। तुम्हारे इस हरकत के लिए तुम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। वह तीनों दरिंदे ठहाके मार के हंसने लगे और बोले कि हम तुम्हारे पिता से बड़े वकील को अच्छी फीस देकर हायर लेंगे। जब तुम अपने घर पहुंच पाओगी तभी तो अपने पापा से बता पाओगी। मानवी को विश्वास हो गया था कि अब उसकी इज्जत बचने वाली नहीं है। यह दरिंदे उसकी हत्या भी कर सकते हैं। वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मेरी लाज को बचाओ।
अमीर बाप के वह बिगड़ैल दरिंदे शराब का सेवन करते रहे। अर्धनग्न अवस्था में मानवी हाथ जोड़कर उनसे अपनी इज्जत की भीख मांगती रही। वह दरिंदे ठहाके लगाते रहे। मानवी फिर अपने को बचाने के लिए तेज आवाज में चिल्लाने लगी। उन हैवानों ने उसको डांटते हुए कहा कि क्यों गला फाड़ रही है, यहां तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। वह दरिंदे जैसे ही उसका इज्जत लूटने के लिए आगे बढ़े, सहसा उसके कान में आवाज आई कि घबराओ नहीं, मैं आ गई हूं। बाहर पोर्टिको में किसी गाड़ी में तेज ब्रेक लगने की आवाज सुनाई दी। उन लोगों ने देखा कि पलक झपकते ही एक लड़की जूडो कराटे के ड्रेस में तेज रोशनी देने वाली टॉर्च को लेकर कमरे में दाखिल हुई। उसके कमर में दुपट्टा बंधा हुआ था। कमरे में पहुंचते हुए ही उसने उन दरिंदों को ललकारते हुए बोली, खबरदार, छोड़ो लड़की को, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। मानवी ने उस लड़की को जब देखा, उसे थोड़ा थोड़ा संतोष हुआ, लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ था कि यह दुबली लड़की उसको बचा पाएगी कि नहीं। वह सोचने लगी कि मेरी आवाज सुनकर मेरी मदद करने आई यह बेचारी लड़की भी उन दरिंदों का कहीं शिकार न बन जाए। वह संख्या में 3 है और यह बेचारी अकेली मेरी तरह यहां आकर फंस गई है। लेकिन आवाज देकर पलक झपकते ही उसका मौके पर फुर्ती के साथ पनहुट जाना उसको आश्चर्यचकित कर दिया था। उसके हाव भाव सामान्य नहीं लग रहे थे। उस लड़की ने अपने कमर में बंधे हुए दुपट्टे को मानवी की तरफ फेंकते हुए कहा, इससे अपना तन ढकी। उस लड़की के कमरे में पहुंचते ही वह तीनों दरिंदे ठहाका मारते हुए उसको चिढ़ाने लगे कि तू आई है इसको बचाने के लिए, अब देख तेरा भी यही हश्र होगा। हैवानियत पर उतर आए वह तीनों लड़के अपने अहंकार और नशे में उनका काल बनकर आई उस लड़की के ऊपर झपट पड़े थे। वह लड़की जहां खड़ी थी वहां से अचानक गायब हो गई थी। वह जाकर दूसरी तरफ खड़ी हो गई थी। उस लड़की के इस हरकत से उन लोगों को समझने में देर नहीं लगी थी कि यह कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि यह किसी लड़की की आत्मा है। वह भयभीत तो हो गए थे, लेकिन उनके सामने कोई विकल्प भी नहीं था। उन तीनों ने घूमकर उसके ऊपर दोबारा आक्रमण करना चाहा, लेकिन उस लड़की ने 2 लड़कों का गर्दन अपने दोनों हाथों से पकड़कर मरोड़ दिया और हवा में एक के खिलौने की भांति घुमाकर जमीन पटक पटक दिया। तीसरा दरिंदा जैसे उसके पास आया, उसकी भी वही दशा हुई। वह तीनों दरिंदे जमीन पर गिरकर छटपटाने लगे थे। उस लड़की की फुर्ती और हवा में की गई कलाबाजी को देखकर मानवी को भी कंपकपी छूटने लगी थी। उसको विश्वास हो गया था कि यह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि यह किसी लड़की की आत्मा है। इस घटना के दौरान मानवी कोने में जाकर छिप गई थी। उन तीनों दरिंदों का काम तमाम कर देने के बाद उसने मानवी को पुकारा और बोली, चलो गाड़ी में बैठो। मानवी बहुत घबरा गई थी। वह सोच रही थी कि एक विपत्ति से बच निकले थे, लेकिन अब और बड़ी विपत्ति में फंस गए हैं। यह आत्मा उसके साथ क्या करेगी, यह तो ईश्वर ही जानता है। उसके पास उस लड़की की बात को मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उस लड़की ने जो कहा उसने वही किया। वह जाकर उसके गाड़ी में बैठ गई थी। उस लड़की ने मानवी को समझाया कि डरो नहीं, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। कहाँ रहती हो? मानवी ने कहा, हाई कोर्ट के बगल में हमारा निवास स्थान है। दीपाली ने पूछा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मानवी ने कहा, ज्ञानवेंद्र सिंह। दीपाली ने फिर पूछा, क्या करते हैं? मानवी ने जवाब दिया, जयपुर हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। ये नाम सुनकर वह लड़की चौंकते हुए मानवी से बोली, कहीं यह वही एडवोकेट तो नहीं है जो 8 वर्ष पूर्व एक लड़की दीपाली के साथ दरिंदगी करने के बाद उसकी और उसके भाई की हत्या कर देने वाले कातिलों को बचाने के लिए पैरवी कर रहे हैं? मानवी ने कहा, जी हां, वह केस हमारे पिताजी ही देख रहे हैं। दीपाली ने कहा, तब तो उनके लिए एक दुखद समाचार है, क्योंकि मैंने तुमको उन दरिंदों से बचा लिया है। अगर आज तुम्हारे साथ भी दीपाली जैसी घटना होती तो तुम्हारे पिताजी को एक केस और मिल जाता। तुमको दरिंदगी के दर्द का आज एहसास हो गया है। जाकर अपने पिताजी को बता देना कि वह ऐसे दरिंदों को बचाकर कितना नेक काम कर रहे हैं। उस आत्मा के साथ मानवी पहले से ही बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसको शंका होने लगी कि उसके पापा के बारे में इतनी जानकारी रखने वाली यह आत्मा
क्या उसी लड़की दीपाली की ही आत्मा तो नहीं है? अगर यह उसी लड़की दीपाली की आत्मा है तो मेरे बारे में जानकारी हो जाने पर कहीं यह मेरे पापा का इंतकाम मुझसे ना लेने लगे। वह डरी सहमी दुबक कर बैठी रही। कार हवा में जैसे तैर रही हो। थोड़ी देर में तूफान की स्पीड से वह अपने घर के पास पहुंचने पर उसके जान में जान आई। अब उसको एहसास हो गया कि यह दुष्ट आत्मा नहीं है। उसको अपने पापा के द्वारा किए जा रहे कार्य से घृणा होने लगी थी। एक असहाय लड़की के साथ दरिंदे किस तरह से व्यवहार करते हैं उससे बेहतर कौन जानेगा। उसके पापा उन्हीं दरिंदों को बचाने के लिए पैरोकारी करते हैं। अब मुझे उनकी बेटी होने पर शर्म आती है। मानवी अपने घर पर सकुशल पहुंच गई थी। वह गाड़ी से उतरी और उस लड़की को धन्यवाद देते हुए पूछने लगी, दीदी आप कहाँ रहती हैं? आपका नाम क्या है? उसने बताया कि मैं कानोद कैंपस में रहती हूँ। मेरा नाम दीपाली है। गुड बाय। पलक झपकते ही यह गायब हो गई थी। दीपाली ने आज एक और लड़की को दरिंदों के हवश का शिकार बनने से बचा लिया था। एक आत्मा के रूप में होने के बावजूद भी उसने अपनी हत्या करने वाले दरिंदों की पैरवी करने वाले वकील की बेटी के साथ बदले की कार्यवाही न कर एक सज्जन आत्मा का उदाहरण पेश किया था। अपने भाई की हत्या एवं खुद के साथ हुई दरिंदगी के पश्चात हत्या करने वाले गुनाहगारों को फांसी पर लटकते हुए देखने की चाहत लिए हुए भटकती दीपाली की आत्मा ने आज एक और लड़की मानवी को दरिंदों से बचाने के साथ साथ ही उन दरिंदों का काम तमाम भी कर दिया था। उस घटना के बाद दीपाली अपने मां से मिलने के लिए कानोता कैंपस पहुंच गई थी, यह जानते हुए भी कि मानवी उसके कातिल दरिंदों के बचाव में पैरोकारी करने वाले वकील की बेटी है। उसने मानवी के साथ किसी प्रकार के बदले की भावना से कोई नुकसान पहुंचाने का कार्य नहीं किया था। रात के लगभग 1 बज गए थे। मानवी के घर के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मानवी को आते देख लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े थे। वह लोग आश्चर्य में पड़ गए थे कि एकाएक मानवी कैसे प्रकट हो गई। उसने गमछे से अपने तन को ढक रखा था। यह देखकर वह लोग समझ गए थे कि यह किसी दरिंदगी का शिकार हो गई है। उसकी स्कूटी भी साथ में नहीं थी। मानवी की मां और उसके भाई उससे प्रश्न पूछने लगे थे, लेकिन वह किसी प्रश्नों का जवाब दिए बिना ही अपने कमरे में चली गई थी। अंदर से कुंडी बंद कर तेज तेज आवाज में विलाप करने लगी थी। उसके रोने का कारण मात्र यह नहीं था कि वह पिछले कुछ घंटों में किस द्वार से गुजरी थी, बल्कि वह दीपाली की सज्जन आत्मा के द्वारा किए गए बर्ताव को लेकर दीपाली के प्रति सहानुभूति रखते हुए बहुत दुखी थी। वह सोच रही थी कि जिसकी आत्मा इतनी सज्जनता से ओतप्रोत है, वह लड़की जब जीवित रही होगी तब कितने अच्छे स्वभाव की रही होगी। वह दरिंदगी का शिकार हुई थी और आज उसकी आत्मा उन दरिंदों के फांसी के फंदे पर झूलते हुए देखने के लिए इधर उधर भटक रही है। लेकिन उसके पापा चंद पैसों के लिए उन्हीं दरिंदों को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे। वहां इकट्ठा भीड़ ने ऐसी परिस्थिति में अपने घरों पर चले जाना ही बेहतर समझा। एडवोकेट ज्ञानवेंद्र सिंह ने अपनी बेटी मानवी की स्थिति को देखकर समझ गए थे कि आज उनकी बेटी दरिंदगी का शिकार हो गई है। वह अपने चैम्बर में जाकर कुर्सी पर बैठकर गहरी चिंता में डूब गए थे। आज उनको पता चला कि एक बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले कातिल कितने खतरनाक होते हैं। भरी कोर्ट में सबके सामने पीड़ित लड़की से पूछे जाने वाले सवाल उनके दिमाग में कौंधने लगे। वह सोचने लगे थे कि क्या वह अपनी बेटी के साथ विपक्ष के वकील के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों को अपने कानों से सुन पाएंगे। चिंताग्रस्त और घबराए ज्ञानवेंद्र सिंह एडवोकेट अपने चैम्बर से उठकर घर के अंदर बेटी मानवी का हालचाल लेने पहुंच गए थे। उनकी पत्नी ने बताया, मानवी दरवाजा नहीं खोल रही है। उन्होंने दरवाजा खटखटाकर बेटी मानवी से दरवाजा खोलने का आग्रह किया। मानवी दरवाजा खोलकर बाहर आई थी। मां के साथ उनके कमरे में चली गई थी। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा कि बेटा, पूरी बात बताओ, क्या हुआ है। उसने अपने साथ गुजरे हुए सारे घटनाक्रम की जानकारी अपनी मां को बताया। बगल में एडवोकेट भी खड़े हुए थे। उसकी बात जैसे पूरी हुई, वह फिर रोने लगी और दीपाली की आत्मा को धन्यवाद देते हुए कहने लगी कि मुझे अपने पापा पर शर्म आती है। दीपाली की आत्मा ने मुझसे कहा था कि आपको मैंने दरिंदों से बचा लिया है,
ये आपके पापा के लिए दुखद समाचार है, क्योंकि उनका एक केस कम हो गया है। उसने कहा था कि जाकर अपने पापा से बता देना कि बलात्कारी और कातिल दरिंदों को बचाकर वह कितना नेक काम कर रहे हैं। मानवी की बातों को सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या कोई आत्मा भी इस तरह का कार्य कर सकती है। ज्ञानेंद्र सिंह एडवोकेट ने मानवी को एकाएक आते हुए देखा था, जबकि मानवी बता रही थी कि दीपाली की आत्मा उसको अपने कार से छोड़ने आई थी। वह अपने गेट पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से लिए गए तस्वीर को देखकर चौंक गए थे। उन्होंने देखा कि मानवी जैसे किसी गाड़ी से उतर रही हो। उतरने के बाद वह गाड़ी चलाने वाले से कुछ बात कर रही हो। उसके बाद घर आने के लिए मुड़ी थी। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एडवोकेट ज्ञानवेंद्र सिंह को पूरा भरोसा हो गया था कि मानवी जो कह रही है वह बिल्कुल सच है, लेकिन वह हैरान थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मानवी की बातों पर भरोसा हो जाने पर ज्ञानवेंद्र सिंह एडवोकेट अपने किए पर शर्मिंदा हो रहे थे। उनकी अंतरात्मा ही उनको चिक्कार रही थी कि चंद पैसों के लालच में वह कितना गलत काम कर रहे थे। उनको मालूम था कि यह दरिंदे मासूम बेटियों की इज्जत लूटकर उनको मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बावजूद वह उनको बचाने के लिए कोर्ट में खड़े होते हैं। आज वह केस हार कर घर आए थे। दीपाली का केस सर्वोच्च न्यायालय ने आज डिसाइड कर दिया था। दीपाली के चारों कातिलों को फांसी की सजा महीनों पहले ही हो चुकी थी। वह उनको बचाने के लिए रिव्यू पिटिशन डालकर अंतिम लड़ाई लड़ रहे थे। केस हारने पर उनको गहरा सदमा लगा था, लेकिन जब अपनी बेटी के द्वारा ही धिक्कार सुनने के बाद और अपनी बेटी के साथ दरिंदों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को सुनकर पहली बार उनको केस हार जाने के बाद भी खुशी हो रही थी। वह अपनी बेटी से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी मानवी से कहा कि बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं अपने की पर बहुत शर्मिंदा हूं। आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद किसी भी बलात्कारी दरिंदे के पक्ष में कभी भी कोर्ट में नहीं खड़े होंगे, बल्कि उनको सजा दिलाने के लिए ही अब कोर्ट में खड़े होंगे। आधी रात बीत गई थी। दीपाली कानोटा कॉम्प्लेक्स स्थित अपने घर पर पहुंची। उसकी मम्मी आज बेसब्री से इसका इंतजार कर रही थी। आज खुशी का दिन है। मैं भी जानती थी कि दीपाली की आत्मा उन लोगों से मिलने जरूर आएगी, इसलिए मैंने दीपाली की मम्मी से कहा था कि आंटी, रात को चाहे जितनी देर में दीपाली दीदी आएगी, मुझे भी जगा लेना। दीपाली की माँ गामिनी आज बहुत प्रसन्न थी। वर्षों बाद आज वह मेरे साथ हनुमान मंदिर में दर्शन करने भी गई थी। बेटी को मिले इंसाफ से वह बहुत खुश थी। वह हनुमान जी से अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रही थी। बीते 8 सालों से वह खून के आंसू रोई हैं, लेकिन आज उनकी बेटी को इंसाफ मिला है। उनकी बेटी के कातिलों को अब फांसी पर लटकाए जाने का समय नजदीक आ गया है। इस शुभ समाचार को दीपाली को बताने के लिए वह बेसब्री से दीपाली का इंतजार कर रही थी। आधी रात बीत गई थी। दीपाली को आने में देर हो गई थी, इसलिए उनकी आंख लग गई थी। वह दीपाली का इंतजार करते करते सोने लगी थी। रात के लगभग 2 बज रहे थे। दीपाली अपने मम्मी के कमरे में पहुंचकर उनको आवाज दी। दीपाली की आवाज गामिनी के कानों में पड़ते ही वह तुरंत उठकर बैठ गई थी। उन्होंने दीपाली से बताया कि बेटी, आज मैं बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज आने में इतना देर क्यों कर दिया, जबकि आपको उन कातिलों को फांसी लटकाए जाने की जानकारी मिल ही गई होगी। दीपाली ने अपनी मम्मी गामिनी को अपने विलंब से आने की बात बताते हुए कहा कि मम्मी, आज एक और निर्दोष लड़की को दरिंदगी से बचाने के लिए मैं चली गई थी। यदि समय रहते मैं वहां नहीं पहुंच जाती तो एक और दीपाली मौत को गले लगा लेती। मम्मी, आज मैं एक अजीब उलझन में फंस गई थी। आज जिस बेटी मानवी को मैंने दरिंदगी का शिकार होने से बचाया है, वह उसी वकील ज्ञानेंद्र सिंह की बेटी है, जिसने 8 सालों से हमारे और भैया के कातिलों को बचाने के लिए एड़ी से छोटी एक कर दिया है। उन्होंने अपने जूनियर वकील को फोन कर यह बता दिया था कि अब वह इस केस में आगे उपलब्ध नहीं होंगे। उन्होंने यह भी बता दिया था कि वह किसी भी बलात्कारी को बचाने के मुकदमे में वह बहस नहीं करेंगे। दीपाली के कातिलों को सजा दिलाने की पैरोकारी करने वाले
गामिनी के वकील ने सजा देने वाले न्यायालय में दीपाली के कातिलों को फांसी पर लटकाए जाने के लिए डेथ वारंट निर्गत करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर दोनों पक्षों के वकीलों की द्वारा पूरी बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दीपाली के चारों कातिलों को 1 सप्ताह बाद सुबह 5 बजे फांसी पर लटकाए जाने का ब्लैक वारंट जारी कर दिया था। 1 सप्ताह बाद दीपाली और उसके भाई के कातिलों को फांसी पर लटका दिया गया था। फांसी के तख्ते पर खड़े होने पर जल्लाद ने जैसे ही उनके चेहरे पर काला कपड़ा डाला, उनके शरीर में कंपकपी होने लगी थी। आज उनको दीपाली की हत्या करने के दर्द का एहसास हुआ था। उन दरिंदों को अपने किए का दंड देर से ही सही, लेकिन मिल गया था। दीपाली की भटकती आत्मा को मुक्ति मिलने का समय आ गया था। दीपाली के माता पिता ने 3 दिन बाद आने वाली एकादशी के दिन उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए अनुष्ठान का आयोजन करने का फैसला किया था। 1 सप्ताह बाद योग्य पुरोहितों के द्वारा दीपाली की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए विधिवत अनुष्ठान किया गया था। अनुष्ठान की पूर्णाहुति होने के बाद वह लोग सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए आंगन में आए थे। वह लोग आसमान की तरफ देखकर चौंक गए थे। दीपाली श्वेत वस्त्र धारण किए हुए मुक्त आकाश में ऊपर उड़कर जाती हुई दिखाई दी। वह अपना हाथ हिलाकर अपनी मम्मी और पापा को बाएं मम्मी, बाएं पापा कहती हुई आकाश की ऊंचाइयों में विलुप्त होती हुई दिखाई दे रही थी। उसने मेरे से यह कहते हुए बाएं किया कि मेरी बहन सजना, अब तू ही मेरी मम्मी पापा के लिए दीपाली बनकर उनको सहारा देना। बाएं सजना। दीपाली के माता पिता एवं मैं आसमान की ओर एकटक निहारते रहे। आंखों से आंसू बहते रहे। इस प्रकार न्याय की आशा में भटक रही दीपाली की आत्मा को आज मुक्ति मिल गई। तो साथियों, आज की हमारी जो कहानी है वह यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि यह स्टोरी आपको दिल से पसंद आई होगी। पहली बार आपको कोई ऐसी हॉरर कहानी सुनाने को मिली होगी जिसने आपका दिल को छलनी कर दिया होगा। अगर आप आखिर तक कहानी को सुन रहे हैं तो फिर मुझे कमेंट में बता दीजिए कि कहानी आपको कैसी लगी है। और अब चलिए अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम भी ले लेते हैं। सुषमा, जूही USA, सोनिया उपाध्याय यूपी, कौशल राउत उड़ीसा, निर्मला बंबई, अविनाश पाटिल पुणे, किशन नेपाल, अर्जुन सिंह आगरा, पूनम नेपाल, सत्येंद्र कुमार महाराष्ट्र, महेंद्र सिंह गुजरात, राखी शर्मा जयपुर, आलोक पांडे गुजरात, अमन शर्मा दिल्ली, अशरफ हुसैन नेपाल, करण बंसा, रूपा शर्मा नागपुर। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगली स्टोरी पर।